डियर स्टूडेंट्स, हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्टिंग करने वाले फैक्टर्स के बारे में जानकारी ले रहे थे। यानी वेग को, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया वेग के बारे में हमने सब कुछ जान लिया था। वेग को प्रभावित करने वाले कारक 4 हमने जान लिए थे। कौन कौन से थे? अभिकारक की सांद्रता, एक था अभिकारक की प्रकृति, एक था विकिरणों का उद्भासन और एक थी एक तरह से अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबकी वजह से अभिक्रिया का वेग बढ़ रहा था। हमने देखा था कि जहाँ क्रिया आसानी से हो जाएगी, जिन अभिकारकों की वजह से क्रिया आसानी से हो जाती है वो अभिक्रिया का वेग बढ़ा देते हैं, और जिनकी वजह से मुश्किल से होती है उनका वेग कम कर देते हैं। अब जो चारों फैक्टर विशेष काम के नहीं है एग्जाम की दृष्टि से, अब जो है दोनों वो काम के हैं। तो देखिए, एक कारक होता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक जैसा कि लिखा हुआ है, बढ़ाने वाला, प्रेरणा देने वाले हैं। तो अगर मान लीजिए कोई अभिक्रिया हो रही है R से P, यदि ये उत्प्रेरक, कैटलिस्ट को C लिख दिया मैंने, अगर उत्प्रेरक की उपस्थिति में है तो यह क्रिया बहुत तीव्रता से हो जाती है, और अगर उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में होती है तो क्रिया बहुत ही स्लो चलती है। जैसे आप देखें N2 + 3H2, और इससे आप अमोनिया बना रहे हैं। अगर इसके अंदर आपने Fe+MO उत्प्रेरक डाल दिया तब तो 1 घंटे में ही बहुत सारी मात्रा में अमोनिया मिल जाएगी। लेकिन ये नहीं डाला तो आप भले 5 दिन बैठे रहो, आपको बहुत ही कम मात्रा में अमोनिया प्राप्त होती है। तो मेरा कहने का मतलब है, उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं, वे रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग में वृद्धि कर देते हैं और स्वयं अभिक्रिया के अंत में ज्यों के त्यों शेष रह जाते हैं। यानी उत्प्रेरक कभी खुद अभिक्रियाओं में प्रयुक्त नहीं होंगे। उत्प्रेरक खुद क्रिया नहीं करेगा, खुद तो जैसा है वैसा का वैसा बचा रहेगा। मेन चीज़ क्या है कि उत्प्रेरक अभिक्रियाओं के वेग में वृद्धि कर देते हैं। तो हम लोग पढ़ भी क्या रहे, वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो हमने ये देखा कि उत्प्रेरक क्या काम करते हैं, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। पहले भी परिभाषाएं आपने पढ़ रखी उत्प्रेरक के बारे में। वे रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग में वृद्धि कर देते हैं तथा स्वयं अभिक्रिया के अंत में ज्यों के त्यों शेष बचे रहते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। लेकिन अब बात वही आती है कि ये वृद्धि करते कैसे हैं। भाई, उत्प्रेरक मिलाने से ऐसा क्या हो जाता है कि अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है? ये महत्वपूर्ण बात है। तो इसके लिए देखें, एक ग्राफ है, उस ग्राफ से हमारे बात समझ में आती है। एक तरफ हम ऊर्जा लेते हैं और एक तरफ लेते हैं हम अभिक्रिया की दिशा, जिसको हम अभिक्रिया निर्देशांक भी कहते हैं। अभिक्रिया की दिशा, दिशा का मतलब है किधर से किधर होती है अभिक्रिया। अभिकारक से उत्प्रेरक की ओर, इधर से इधर चलती है। अभिकारक से उत्पाद की ओर, तो हमको इधर से इधर की तरफ चलानी है क्रिया। इधर की तरफ अभिकारक, इधर की तरफ उत्पाद। तो मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ इसके लिए, ये वाला। ठीक, इधर की तरफ अभिकारक होते, इधर की तरफ क्या बन जाते हैं? उत्पाद बन जाते हैं। ध्यान से समझना, सब चीज का निचोड़ यही है। दोबारा समझ ले, उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया के वेग में वृद्धि कर देते हैं। हम भी यही पढ़ रहे हैं, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो हमें पता है कुछ चीज अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देंगे और कुछ कम कर देंगे। उनमें से एक कारक है उत्प्रेरक, जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि अभिक्रिया का वेग बढ़ता कैसे। तो पहले ये समझ लें अभिक्रिया होती कैसे, उसके बाद ये भी समझ लेंगे अभिक्रिया का वेग बढ़ता कैसे है। तो मान लीजिए एक क्रिया है, इसको मैं और ज़्यादा क्लियर लिख देता हूँ। यहाँ एक रिएक्शन लिख दी, AB + C, और इससे बन गया A + BC। अब ये क्रिया कैसे हुई होगी? सबसे पहले बोलिए A और B के बीच का बंध टूटा होगा और C और B के बीच का बंध बना होगा। तो ये क्रिया ऐसे चली होगी, पहले B + C, ठीक है। इससे जो बना होगा स्टेप ये बना होगा, A और B के बीच का बंध टूटा है और B और C के बीच में बंध बनने लग गया। फिर B और C के बीच में बंध बन गया है और A अलग हो गया। बोलो, रिएक्शन ऐसे चली होगी। ये क्या चीज़ थे? अभिकारक। ये क्या बने हैं? उत्पाद।
तो ये जो बीच में बनता है जिसमें बंध पूरे नहीं होते उसे कहते हैं हम लोग मध्यवर्तीय संक्रमण अवस्था। कौन सी अवस्था है? संक्रमण अवस्था। ट्रांजिशन स्टेट के नाम से जानी जाती है, मध्यवर्ती अवस्था या संक्रमण अवस्था कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर मैंने यही वाला एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, AB+C। संक्रमण अवस्था क्या होता है? जिन यौगिकों में संक्रमण अवस्था बन जाती है वो तो उत्पाद बना लेते हैं, और जो संक्रमण अवस्था नहीं बना पाते वो उत्पाद नहीं बना पाते। अब आप कुछ बात मैं आपको भी समझाऊंगा। तो यहाँ पे पहले मैं बना देता हूँ BC और ये बन गया A+BC। अब एक एक बात बिल्कुल क्लियर करके सुनना जिससे आपको बातें समझ में आ जाए। है क्या है, सारी चीज़ें क्या है। हर एक अभिक्रिया को करने के लिए, जैसे आप लोगों की अभिक्रिया होती है, आपकी 12th क्लास है तो आपको 12th का एग्ज़ाम पास करना है, ठीक है। आप 12th क्लास में अभी हैं, आपकी जो पूरी पढ़ाई लिखाई है वो आपके लिए अभिकारक का काम कर रही है। अब आपका उत्पाद क्या होगा? अगर आप पास हो जाते हैं तो आपका उत्पाद अच्छा है, और अगर फेल हो जाते हैं तो आपका उत्पाद खराब है, यही होगा। मतलब ये आपकी पढ़ाई लिखाई तो R है, उत्पाद है आपका परिणाम। अब इसके बीच में एक क्रिया होती है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने की, और वो होता है बोर्ड का पेपर, बोर्ड पेपर, ठीक है। जो इस बोर्ड के पेपर को पार कर जाएगा वो तो परिणाम देगा, और जो बोर्ड के पेपर को पार नहीं कर पाएगा वो वापस से यहीं पर रहेगा, यानी रिएक्टेंट के रूप में रहेगा, यानी 12वीं क्लास में ही रहेगा, ठीक। तो आप जानते हैं लाखों की संख्या में स्टूडेंट बैठते हैं, सबके सब तो पास होते नहीं हैं। कुछ अणु ऐसे होते हैं, नहीं अधिकांश ऐसे, जैसे 50%, 7%, 70% तो ऐसे होते हैं जो इस स्तर को पार कर जाते हैं, बोर्ड ऊर्जा के स्तर को, या बोर्ड के पेपर की ऊर्जा के स्तर को पार कर जाते हैं। तो वो तो क्या बना लेंगे? उत्पाद बना लेंगे। बाकी कुछ ऐसे होते हैं जो इसको पार नहीं कर पाते, वो फेल होकर के उसी क्लास में आ जाते हैं। सेम ऐसे ही अब यहाँ पे समझना, जो चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसके बाद आपको समझ में आएगी। हर एक अभिक्रिया का, जैसे हर एक क्लास में एक पेपर होता है, ऐसी दुनिया में कोई सी भी अभिक्रिया हो उसमें अभिकारक के अणु उत्पाद तभी बना सकते हैं जब वो एक पेपर पास कर लेते हैं, और उस पेपर का नाम होता है सक्रियण ऊर्जा स्तर। कौन सा स्तर है? सक्रियण ऊर्जा का। क्या नाम है इसका? ये बोर्ड के पेपर की तरह सक्रियण ऊर्जा। फिर से समझ लें, प्रत्येक अभिक्रिया तभी संभव हो पाती है जबकि उसके अणु किसको पार कर सके? सक्रियण ऊर्जा को। सक्रियण ऊर्जा एक पहाड़ की तरह है। ये देखो एक ऊर्जा का स्तर बन रहा है। अणुओं की ऊर्जा कहाँ रहती है? अभिकारक के अणुओं की ऊर्जा बिल्कुल कम होती है, न्यूनतम है यहाँ पर, ठीक है। अगर इन अणुओं की ऊर्जा बढ़ करके इसके पार पहुँच जाएगी तब तो ये उत्पाद बना लेंगे, और अगर ऊर्जा इससे कम रह गई, इस पहाड़ से कम रह गई, तो फिर ये उत्पाद नहीं बना पाएंगे। अब बात सुने मेरी, जब हम कोई अभिक्रिया कराते हैं तो हमारे पास लाखों की संख्या में इसके अणु और लाखों की संख्या में इसके अणु होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे हैं, बहुत सारे अभिकारक के अणु हैं। अब ये ठीक ऐसी है, जब एक बोर्ड की क्लास होती है तो उसमें बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, उनमें से कुछ अणु तो ऐसे होते हैं जिनकी ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा के बराबर या इससे अधिक होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा स्तर से कम होती है। तो जिन अणुओं की ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा स्तर के बराबर हो जाएगी वो संक्रमण अवस्था बना लेंगे, और वही किस में परिवर्तित होंगे? उत्पाद के अंदर परिवर्तित हो जाएंगे। और जिन अणुओं की ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा से कम रहेगी वो उत्पाद नहीं बना पाएंगे। क्लियर है इतनी बात? फिर से एक बार समझ लें, मैं अब इसको थोड़ा इजी कर देता हूँ आपकी बात को, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें समझानी पड़ती है, मैं एक बार चीज़ें इजी कर लेता हूँ, और आप भी उसी तरह से समझ लेना सारी बातों। हम लोग उत्प्रेरक का प्रभाव पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी पहले इसको भूल जाइए। अभी तो हमने केवल इतना देखा है उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, लेकिन देख लेते हैं अभिक्रिया वेग और ये कैसे होता है, क्रिया होती कैसे है। तो देखो, ये मैंने बताया था कोई भी अभिक्रिया के लिए एक ऊर्जा स्तर पार करना पड़ता है। इस ऊर्जा स्तर को कहते हैं सक्रियण ऊर्जा स्तर। कौन सा ऊर्जा स्तर है? सक्रियण ऊर्जा स्तर।
जो हमारे अभिकारक के अणु, अभिकारक कौन लिया है हमने R, और इससे क्या बनेगा P। जब हम कोई क्रिया करते हैं, मान लीजिए मैं कहता हूँ इस चौक की पानी से क्रिया करानी है, तो मैं आपको एक चौक का टुकड़ा दूंगा। चौक के टुकड़े में करोड़ों की संख्या में परमाणु होंगे, लेकिन इसके कुछ परमाणु की ऊर्जा बहुत ज़्यादा होगी और कुछ परमाणु की ऊर्जा काफ़ी कम होगी। तो जिन अभिकारक के अणुओं की, वैसे शुरू में सबकी कैसी रहती है, कम, लेकिन इनमें से कुछ अणु ऐसे होते हैं जिनकी ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा होती है। तो वो ऊर्जा किससे ज़्यादा हो जाती है, सक्रियण ऊर्जा स्तर के बराबर या इससे अधिक हो जाएगी। जिनकी ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा स्तर से ज़्यादा या अधिक हो जाती है, बराबर होती है, वो तो इस स्तर को पार करके उत्पाद बना लेंगे, और जिनकी ऊर्जा कम रहेगी वो उत्पाद नहीं बना पाएंगे। क्लियर है। तो मान लीजिए सक्रियण ऊर्जा स्तर का या सक्रियण ऊर्जा जो है इसका मान 50 किलो कैलोरी है। कितना है, 50 किलो कैलोरी। तो वे अणु जिनकी ऊर्जा 50 किलो कैलोरी से अधिक होगी, भाई इस लेवल का, इस लाइन का यहाँ तक की ऊर्जा कितनी है, 50 किलो कैलोरी। तो इसमें से वे अणु जिनका 50 या 50 से ज़्यादा होगा वो तो उत्पाद बना लेंगे, लेकिन जिनकी 49 कैलोरी रहेगी तो बोलो यहीं तक रह जाएगा, 48 वाला यहीं तक रह जाएगा। इसका मतलब ये अणु ऊर्जा स्तर को पार नहीं कर पा रहे, तो उत्पाद नहीं बना पाएंगे। क्लियर है। तो एक तो हमें ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक, अब बात आती है कि इसका उत्प्रेरक से क्या मतलब, यहाँ तक क्लियर होगा। एक्टिवेशन एनर्जी स्तर वह ऊर्जा स्तर है जिसे पार करने वाले अणु ही क्या करते हैं, उत्पाद बना सकते हैं। अब उत्प्रेरक क्या काम करते हैं असल में, ध्यान से समझना, आपसे पूछा जाता है ये असल में कि उत्प्रेरकों का काम क्या है। तो देखिए, मान लीजिए किसी रिएक्शन के लिए ये पहाड़ बना हुआ है। देखिए, अब हमने ये बात तो कर ली कि एक सक्रियण ऊर्जा नाम की कोई चीज़ होती है। अब हम उत्प्रेरक का प्रभाव देखते हैं प्रॉपरली क्या है। तो जब हम कोई अभिक्रिया करते हैं तो मान लीजिए हमने उसमें अभिकारक के खूब सारे अणु डालते, जैसे मैं कहूँ आपसे चौक है और इसकी क्रिया पानी से करानी है, तो इसका कोई एक आधा अणु तो होगा नहीं, करोड़ों की संख्या में अणु होते। तो मैंने मान लिया इसके 100 अणु हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, किसी भी अभिक्रिया को एक निश्चित ऊर्जा स्तर पार करना पड़ता है, उसको कहते हैं हम सक्रियण ऊर्जा स्तर। तो ये हमारे पास आ गया एक सक्रियण ऊर्जा स्तर। ठीक है, ये अब ध्यान से समझना, जब तक उत्प्रेरक नहीं डाला इसके 100 अणु हैं, तो ये किसके हैं, अभिकारक के 100 अणु। 100 में से मान लीजिए 10 अणु ही ऐसे हैं जिनकी ऊर्जा, 100 अणुओं की ऊर्जा अलग अलग होगी। कुछ की ऊर्जा, मान लीजिए इस सक्रियण ऊर्जा का मान कितना बताया मैंने, 50 किलो कैलोरी हो, माना है, ये होता नहीं है, कितना भी हो सकता है। ठीक है, माना 50 किलो कैलोरी है। अब 100 में से मान लीजिए 10 अणु ऐसे हैं जिनकी ऊर्जा 50 या इससे अधिक है, तो बोलो 10 जने ही इस स्तर को पार कर पाएंगे, और केवल कितने अणु यहाँ पहुँचेंगे, 10, और उत्पाद भी कितने से बनेगा, 10 से। तो इसका मतलब उत्पाद कितने बने हैं, 10% ही बने हैं। शेष की ऊर्जा किसी की हो सकता है 49.9 हो, तो वो भी पार नहीं करेगा, 49.8 हो, 48 हो, 47 हो, तो जिनकी ऊर्जा 50 से कम है वो इस स्तर को पार नहीं कर पाएंगे, तो वो यहीं रह जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सक्रियण ऊर्जा स्तर को पार करने वाले अणुओं की संख्या बहुत कम है, इसलिए उत्पाद भी कम मात्रा में बनेंगे, और उत्पाद कम मात्रा में बनते हैं तो इसका मतलब ये हुआ अभिक्रिया का वेग कम है। एक सीधा सा सिस्टम समझ लीजिए, अगर उत्पाद ज़्यादा बन रहे हैं तो अभिक्रिया का वेग अधिक है, और उत्पाद कम है तो अभिक्रिया का वेग कम है। क्लियर है। अब हम कह रहे हैं उत्प्रेरक का प्रभाव पड़ रहा है, तो उत्प्रेरक मिलाने से होता क्या है, हमने उत्प्रेरक मिला दिया। उत्प्रेरक ये काम करते हैं कि ये जो सक्रियण ऊर्जा स्तर का पहाड़ है, इस पहाड़ को छोटा करके अभिक्रिया को नया रास्ता दे देते हैं। ठीक है, तो ये किसकी उपस्थिति में रहा है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और इसका मान ऊर्जा का क्या हो गया, बोलो कम हो गया कि नहीं हो गया। पहले 50 कैलोरी, अब कितनी रह जाएगी, 40 किलो कैलोरी रह गई। मान लीजिए मैंने अंदाज से बताया इतना कम हो गया। तो अब बताइए, जिनकी ऊर्जा 49.9 थी, 49.8 थी, यानी 40 कैलोरी तक के सारे अणु भी इस ऊर्जा स्तर को पार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर लेंगे। अणुओं की संख्या बढ़ गई है, मान लीजिए 20 अणु और बढ़ गए, तो कितने अणु पार कर जाएंगे, और टोटल 10 तो पहले ही कर रहे थे, 20 और, तो टोटल पार करने वाले अणुओं की संख्या हो गई 30, और 30 होने से उत्पाद कितने बढ़ गए, 30%। तो उत्पाद ज़्यादा मात्रा बन रहे, तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। तो आपसे पूछा जाता है कि क्या होता है जब अभिक्रिया में उत्प्रेरक मिलाया जाता है, तो हम कहेंगे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है।
दूसरी बात, क्यों बढ़ जाता है? तो इसका कारण है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा स्तर के मान को कम कर देते हैं और अभिक्रिया को एक नया रास्ता प्रदान करते हैं, जिससे इस स्तर को पार करने वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। ये ठीक ऐसा ही है जैसे आप लोगों को फर्स्ट डिवीजन आने के लिए 60% का क्राइटेरिया पार करना पड़ता है। ठीक है, अब मान लीजिए क्लास में है 100 बच्चे, ठीक है, जो बच्चे 60% के लेवल को पार कर गए वो तो बन गए फर्स्ट डिवीजन, उत्पाद के रूप में आए फर्स्ट डिवीजन के रूप में। तो अब मान लीजिए 60% का लेवल तो पार करना पड़ेगा, 60 है, इससे ऊपर है तो फर्स्ट है। जिनकी 59.9 भी बनी है तो वो भी क्या है, सेकंड डिवीजन ही रहेगा। बात समझ गए? अब हम क्या चाहते हैं, मान लीजिए 100 में से 15 बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट डिवीजन आए हैं। हम ये चाहते हैं कि ये बच्चों की संख्या 30 हो जाए या 40 हो जाए। तो हम बोर्ड में जाएं और बोर्ड क्या कहे कि साहब आप ऐसा करो, फर्स्ट को 50% पे मान लो। तो लेवल कितना कर दिया, 50%। तो बोलिए 59.9 से लेके 50 तक के सारे बच्चे और आ जाएंगे कि नहीं आएंगे फर्स्ट डिवीजन के दायरे में? तो इसका मतलब इस स्तर को पार कर जाएंगे। तो अब आपसे पूछा जाए उत्प्रेरकों का क्या प्रभाव है, तो उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा के मान को कम करके अभिक्रिया को नया रास्ता प्रदान करते हैं, नया पथ प्रदान करते हैं, जिसे पार करने वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। क्लियर है? तो ये हमारे पास उत्प्रेरक का प्रभाव होता है। इस तरह से आप उत्प्रेरक के प्रभाव को समझा सकते हैं। अब हमारे पास एक प्रभाव रह गया है, ताप का प्रभाव, जिसके बारे में मैं कल चर्चा करूंगा। ठीक है, तो समय थोड़ा सा मेरे पास आज कम है, तो मैं कल आपके लिए, ताप का प्रभाव बड़ा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, आपको समझ में इजी गोइंग आ जाएगा। तो हम ताप के प्रभाव पे कल चर्चा करेंगे। थैंक यू।